तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 12th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, के सभी एग्जाम्पल को क्या है कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो डियर, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट का और आपका एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, तभी आप क्या उसके बाद इस वीडियो में एंट्री कीजिए। क्योंकि देखो, इस चैप्टर के क्या आपको फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो डियर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल फर्स्ट की ओर। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, रशीद को जन्मदिन के उपहार के लिए के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता था। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, देखो 5 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर व्यास हो गया। इसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैं आपको क्लियर करूँ, एक रशीद नाम का क्या है आपका लड़का है, जिसको क्या है बर्थडे पर एक गिफ्ट मिला लट्टू। ये क्या मिला, लट्टू मिला इस तरीके का, जिस पर क्या रंग नहीं हुआ था। तो रशीद को अपने लट्टू पर क्या अपने मोम रंगों से क्या है कलर करना था। तो जो वो लट्टू था वो किस रूप का था, एक नीचे से शंकु के आकार का था जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित था। यानी नीचे से क्या था, शंकु, देखो ये शंकु के आकार का है जिसके ऊपर क्या एक आपका अर्धगोला क्या अध्यारोपित था। ठीक है, और इस पूरे लट्टू की ऊंचाई थी 5 सेंटीमीटर और लट्टू का व्यास था 3.5 सेंटीमीटर। तो उसके द्वारा किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना था। यानी ये लट्टू है, लट्टू पर हम अगर मोम कलर से कलर करेंगे तो जितने एरिया पे हम कलर करेंगे मोम कलर से, तो वो जो एरिया कवर होगा उसका हमें क्या क्षेत्रफल फाइंड करके बताना है। तो देखो, हम अगर इस लट्टू पे कलर करेंगे तो लट्टू किस रूप का है, शंकु, नीचे से शंकुआकार है, ऊपर से अर्धगोलाकार है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, कलर बाहर बाहर से कर रहे हैं, उसकी क्या बॉडी पे करेंगे, है ना, वृत्त पृष्ठ पे तो करेंगे कलर हम। तो हम क्या करेंगे, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ईजी आ जाएगा एकदम ही, है ना। अब हम देखो, हमें जो जो दिया है वो हम कर लेते हैं। हमें क्या दिया है, व्यास, व्यास डी बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी आपका 1.75 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें क्या दिया है, आपका, आप जानते हैं क्या इसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1.75 आपका सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आप जानते हैं क्या, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही क्या उसकी ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई भी क्या होगी 1.75 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब आपका देखो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो गई, 1.75 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इस लट्टू की कुल ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, कुल ऊंचाई में से हम क्या अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो 1.75 माइनस हो जाएगा आपका कितना, जो भी आएगा वो आएगा कितना, हम घटा लेते हैं 5.00 माइनस 1.75। तो देखो 10 में से 5 गया 5, इधर 9 में से 7 गया 2, इधर बचा 4 में से गया 3, तो 3.25 आएगी, है ना। तो हमारा आपका शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपका h बराबर, शंकु की ऊंचाई h बराबर आ जाएगी क्या आपका, आपका 5 माइनस, यानी कुल लट्टू की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई कर देंगे, हमारी कितनी आ जाएगी, 3.25 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी। तो देखो, हमें क्या है, इस लट्टू का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कुल मिला के। तो लट्टू का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो आर तो है हमारे पास, तो आर ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। तो हमारा हमें क्या एल यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी कि यानी शंकु की क्या है, तिरछी ऊंचाई क्या है। तो आपको पता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है क्या आपका, आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में क्या, आर की जगह रेडियस कितनी दी है आपका 1.75 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हो जाएगी आपका कितना 3.25 का होल स्क्वायर। तो देखो आपको क्या ये स्क्वायर करना आना चाहिए। तो देखो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आपका क्या हो जाएगी, अंडर रूट में
आप 1.75 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो आएगा कितना 3.06 आ जाएगा प्लस, और आपका 3.25 का करेंगे तो 10.56 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे जोड़ेंगे, अब हम इसे जोड़ लेते हैं। देखो तो कितना बैठ रहा है हमारा 13 पॉइंट कितना बैठ रहा है आपका 56 और 6 कितना हो गया, 56 और 6 हो गया आपका कितना 62, तो कितना हो रहा है 13.62, कितना होगा 13.62, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपको कितना 3 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा, कितना 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो आपको क्या अंडर रूट में वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ये सब कुछ क्या है मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में क्या है समझा चुका हूँ। तो अब हम क्या करते हैं फाइनली उस पर चलते हैं। आपका लट्टू का क्षेत्रफल, लट्टू का क्षेत्रफल ए बराबर आपको क्या हो जाएगा, शंकु का प्रकृष्ट क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके से क्या आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा सीधे सीधे कितना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, हमारा क्या आ रहा है पाई आर, दो को देखो दोनों से कॉमन आ रहा है, पाई आर दोनों से कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या एल प्लस 2r बचा है ना, 2r बचा। तो हम क्या करते हैं ए बराबर हो गया आपका पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह हो गया आपको कितना 1.75, एक काम करते 3.2 रख देते 3.5 और डिवाइड बाई 2 रख देते हैं। ठीक है, और आपका ब्रैकेट में आ गया एल, कितनी ऊंचाई कितनी है 3.6 और प्लस 2 इंटू आपका 3.5 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो देखो 2 की जगह 2 रही है, आर की जगह 3.5 अपॉन में 2 रख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो पॉइंट हटेगा नीचे पड़ गया 0, ये हो गया 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 ही कम 5, 5 को 20। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, 2 ही कम करके बचता है फाइनली ए बराबर बचता है 11/2 गुणा आपका कितना 3.6, तो 3.5 हो जाता है आपका कितना 3.6 और प्लस कितना 3.5, तो बराबर हो गया आएगा आपका कितना 11/2 और गुणा आपका हो जाएगा कितना 11/2 को हम लिख लेते हैं 5.5, 5.5 इंटू कितना हो जाएगा 7.1। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेते हैं 5.5 इंटू 7.1 की, तो 5 5 और ये 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 पंजे 35, 35 3 38 का 8 हासिल लगा 3, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 9, और ये कितना हो जाएगा हमारा फाइनली आ जाएगा आपको कितना 39.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस लट्टू पर किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है 39.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कंप्लीट होता है। तो देखो डियर ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, इस एग्जाम्पल में आपको क्या है रूट में क्या वैल्यू निकालना आनी चाहिए, वर्गमूल क्या है आना चाहिए। तो देखो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में क्या है सिखा चुके हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको नहीं आता है। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल सेकंड की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल सेकंड की ओर। हमारा एग्जाम्पल सेकंड हमसे क्या कह रहा है, आकृति 12.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला एक ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है, यानी कि एक 5 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या है आपका अर्धगोला रखा हुआ है जिसका व्यास कितना 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या है इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई बराबर 22/7 लीजिएगा। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से फिर से समझा दूं। सजावट के लिए क्या है एक ब्लॉक यानी कि एक टुकड़ा है जिसको जो क्या दो ठोसों से मिलकर बना हुआ है जिसमें से एक घन है। तो देखो आप इसको क्या घन मानो, ठीक है, इसको माइंड मत करो, इसको घन मानो। जैसे एक घन है ठीक है और दूसरा अर्धगोला है, तो इस ब्लॉक का आधार यानी कि इसकी क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आपको पता है घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। तो ये एक घन है जिसके ऊपर क्या है एक अर्धगोला रखा हुआ है जिसका व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इस ब्लॉक का हमें क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये पूरा भाग, ये पूरा भाग, ये भाग और ये ऊपर का ये गोले वाला भाग। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या जो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। हम क्या लिखते हैं अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास
डी बराबर आपको कितना दिया 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर बराबर इन त्रिज्या हो जाएगी कितना आपका 2.1 सेंटीमीटर। तो देखो हमसे क्या कह रहा है, इस संपूर्ण ब्लॉक का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये ब्लॉक क्या है, कितने क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ है, ये हमें क्या फाइंड करना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखो अर्धगोले का व्यास ये हो गया, त्रिज्या ये हो गई। अब हमें क्या, घन की भुजा आप जानते हैं, घन की भुजा यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या बराबर होती है। तो घन की भुजा को हम ए से दर्शाते हैं, वो कितनी दी आपको 5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको एक नई चीज और समझनी है अच्छे से। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। वहां बहुत डीपली डिस्कशन किया, बहुत देर तक इस क्वेश्चन पे क्या डिस्कशन कर चुके हैं हम। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, आप देखो। तो देखो हमें क्या, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्या होगा, पहले ये घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पहले क्या आएगा, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ऊपर नीचे सब तरीके से क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। हम क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो 99% स्टूडेंट सोचेंगे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके ऊपर अर्धगोला रखा तो प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इतना करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो देखो हमसे क्या कह रहा है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके ऊपर अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है दो ठोसों से मिलकर बना हुआ है। तो देखो ये दो ठोसों से मिलकर बना है, तो आकृति किस रूप की दिखती है, ये वाली आकृति घन है, ये वाली है अर्धगोला। तो हम क्या कर रहे हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा संपूर्ण आ गया, इसकी सभी भुजाएं आ गई, और फिलहाल उसके ऊपर अर्धगोला भी रख दिया, तो अर्धगोले की भी सभी भुजाएं आ गई। लेकिन हमें क्या है, ये आकृति कैसी बन रही है, ब्लॉक कैसे बन रहा है, ये घन की ये सारी भुजाएं बन रही है, और ये नीचे वाली भुजा, और आपका ऊपर वाली भुजा में ये सिर्फ साइड साइड का, और आपका ये गोल जो है आपका ये इस पर अर्धगोला है, ये नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं ना आकृति में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसके ऊपर अर्धगोला रख दिया, तो अर्धगोले का भी बेस हो गया नीचे का, और इसका भी बेस हो गया, तो दो बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, हम इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो ये वाली भुजा भी आ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को क्या काट देंगे, तभी तो हमारा इसका क्या है, इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या माइनस, अभी देखो आपको एक चीज और समझानी है, अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखो आप एक बात समझो, हमने क्या करा, ब्लॉक का हमें सिर्फ इतना इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने क्या करा, पहले संपूर्ण घन का क्षेत्रफल ले लिया, उसके ऊपर हमने रख दिया अर्धगोला रखा है, तो हमने इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। तो देखो ब्लॉक तो इस रूप का बनना है, तो ये जो आपका ये आपका क्या कहते हैं, अर्धगोले का जो वृत्ताकार भाग है, ये तो आ ही नहीं रहा है ब्लॉक के उसमें। तो ब्लॉक क्या इस रूप का है, देखो ये उभरा हुआ अर्धगोला ऊपर से, और ये आपकी ये सारी भुजा है, और जब हम क्या ले रहे हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो ये वाली भुजा भी आ जा रही है। तो इसका ये जो वृत्ताकार भाग है जो एक्स्ट्रा है, उसको हमने क्या करा, घटा दिया, माइनस अर्धगोले का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो ये अर्धगोले का ये वृत्ताकार भाग है, इसके क्षेत्रफल को हम क्या है, घटा देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो घन का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारा कितना हो गया कुल मिला के, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है आपको दी है 5, तो इसका स्क्वायर, और माइनस, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर बचा, तो फिर क्या बचा, प्लस का पाई आर स्क्वायर। इतनी बार आपको क्लियर हो गई। तो क्षेत्रफल निकालना है, हम ए से दर्शा देते हैं, तो ए बराबर आपका कितना आ गया, 6 गुणा 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, प्लस पाई की जगह रख देंगे 22/7 गुणा आर की जगह रेडियस कितनी थी आपको 2.1 इंटू 2.1,
ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या है इसके आगे के पार्ट को यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। 6 25 कितना होता है आपका 150। ठीक है, 25 150 और आपका पॉइंट हटेगा, नीचे बढ़ गया 0, पॉइंट हटा नीचे बढ़ गया 0, 7 या 21। ठीक है, और आपका ये 5 से कट गया और ये कट गया आपका 11, 5 दूनी 10 और आप वो सॉरी 2 पंजे 10 और आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर क्या बचा आपका 11 3 33, ऊपर बचा आपका सॉरी 150, इधर रहेगी आपका 150 प्लस 11 3 33 गुणा 21 गुणा कितना बचा आपका 21 और डिवाइड में आ गया आपका कितना 10 गुणा 5 यानी कि 50। ठीक है, 10 गुणा 5 यानी कि सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ कितना आपका 50। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने देखो ये काट दिया। ठीक है, ये सही काटा ना, पॉइंट है नीचे तो बड़ा 7 या 21, हाँ, और 10 बचा और आपका सही है, हाँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 33 में 21 का गुणा कर लेते हैं। 33 33 6 और ये 6, 3 3 6 9 और ये 6, 6 9 6 डिवाइड बाय 50, 6 9 3 में हम 50 का डिवाइड कर देते हैं। 6 9 3 डिवाइड बाय 50, तो 85 कम 50 बचा आपका कितना 19। ठीक है, ठीक है, तो ये काम करते 50 धाम कितना कर लेते हैं हम, ये कितना 50 है ना, सीधे सीधे हम कर लेते हैं इसको कितना 12 बार, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 13 बार कर लेते हैं हम, 13 बार। ठीक है, तो 13 की 0 में 0। ठीक है, 13 पंजे 65, इतनी आपको क्लियर हो गई। अब हमारा कितना बचा, आपका बचा कितना 43, पॉइंट लगा 0 बढ़ गया आपका 5 8 40, 13.8 आ गया। तो हमारा फाइनल आ गया कितना 150 प्लस 13.8 और फाइनल इधर आ गया आपका कितना 163.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से कि आपका सेकंड एग्जांपल भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया हो। ये इस तरीके का क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज में भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो हम चलते अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, हम चलते अपने एग्जाम्पल थर्ड की ओर। हमारा एग्जाम्पल थर्ड हमसे क्या कह रहा है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति 12.8 में दर्शाया गया है। तो ये जो आकृति हमें क्या दी हुई है, तो हमसे देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका लकड़ी का क्या है खिलौना है, जो क्या है वो कैसे रूप, किस रूप का, रॉकेट के रूप का है। तो रॉकेट भी कैसा है, एक ऊपर से क्या है वो शंकुआकार है और जो क्या है एक बेलन के ऊपर अध्यारोपित है। यानी कि कुल मिला के बात चल रही है रॉकेट की, जो क्या है खिलौना है जो क्या ऊपर से शंकुआकार है और नीचे क्या बेलन पर अध्यारोपित यानी रखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.8 में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, यानी कि जो रॉकेट है इसकी कुल ऊंचाई क्या 26 सेंटीमीटर है। शंकुआकार भाग की ऊंचाई क्या 6 सेंटीमीटर है। शंकुआकार भाग के आधार का व्यास, यानी कि जो रॉकेट का आधार है इसका व्यास कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, ये क्वेश्चन में बात चली हमारी एक रॉकेट के ऊपर जो क्या है खिलौना है। ठीक है, तो ऊपर से वो कैसा शंकुआकार और नीचे से क्या है बेलन के ऊपर रखा हुआ है। तो हमें क्या है बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी, वो बेलनाकार भाग का व्यास कितना बता, वो सॉरी शंकुआकार भाग का व्यास कितना बता रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बता रहा है आपका 6 सेंटीमीटर। शंकुआकार भाग का कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या है शंकुआकार भाग का व्यास बता रहा है। ठीक है, और बेलनाकार भाग का व्यास कितना बता रहा है आपका, वो बता रहा है 3 सेंटीमीटर। कितना बता रहा है 3 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है प्रत्येक शंकुआकार भाग पर, यानी कि जो शंकुआकार भाग है, जैसे मैं इसे रेड कलर से क्या हाईलाइट कर दूं, इस पर हमें क्या है नारंगी रंग करना है। इस पर हमें क्या है नारंगी रंग करना है, इस पर, इस वाले भाग पर। ठीक है, तो देखो इस वाले भाग पर हमें क्या नारंगी रंग करना है। तो देखो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि शंकुआकार भाग क्या है। जैसे आप मानो ये क्या है, एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, कुछ है नहीं मेरे पास। चलो मैं एक चीज और बता दिखा दूँ आपको। जैसे इसे आप मानो बेलन, बेलन के ऊपर आपको क्या आपका ये शंकु मान लो, ये शंकु रखा हुआ है। तो इस प्रकार इस शंकु के ऊपर हमने क्या है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम नारंगी रंग कर रहे हैं, और इस बेलन के ऊपर क्या है हम क्या कर रहे हैं आपका आपका कौन सा रंग कर रहे हैं, पीला रंग कर रहे हैं। तो हमें क्या दोनों जिस जगह पर हम रंग कर रहे हैं उन दोनों जगहों का क्या अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखो जो जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है आपका, रॉकेट की संपूर्ण ऊंचाई का किसी कोई काम नहीं है। हम क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, जिसे हम क्या h1 से दर्शाते हैं, वो कितनी दी है आपको, वो दी है आपका कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉमा व्यास कितना दिया, शंकु का व्यास दिया आपको कितना, व्यास डी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, D1, ठीक है। तो आपका जब व्यास इसका 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या r बराबर कितनी होगी आपका, 5/2 सेंटीमीटर, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, क्या आपका 2.5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो देखो कुल आपका खिलौने की ऊंचाई है कितनी, आपका 26 सेंटीमीटर, शंक्वाकार भाग की 6। तो हम क्या है, हमें सिर्फ बेलनाकार भाग की निकाली, तो वो कितनी होगी, कुल ऊंचाई में से हम शंक्वाकार ऊंचाई को घटा देंगे तो हमें क्या बेलनाकार ऊंचाई क्या मिल जाएगी, यानी बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। हम क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h2 इजिकल्स टू हो जाएगी कितना, कुल ऊंचाई कितनी आपका 26 और आपका शंक्वाकार ऊंचाई है कितनी 6, तो कुल ऊंचाई हो जाएगी आपका कितना 20 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब बेलनाकार भाग का व्यास दिया है कितना, व्यास D2 बराबर दिया है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर। ये काम करते हैं डायरेक्टली त्रिज्या लिखते हैं, व्यास का कोई काम नहीं है। त्रिज्या R2 बराबर दिया आपको कितना, 3/2 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाले भाग का है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हमें क्या है, हमसे क्या कह रहा है कि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और आपका इसका क्या हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या, देखो ये शंक्वाकार भाग है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये क्या है, शंक्वाकार भाग है ये, इस पर हमें क्या नारंगी रंग करना है, ठीक है। तो हम इसका क्या क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम लिखते हैं आपको। तो देखो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो देखो इसके लिए हमारे पास आर तो है और पाई भी है, तो हमें क्या एल निकालना पड़ेगा, यानी शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखो कोई भी क्वेश्चन आप करो ना, तो देखो आपको इतनी बात आपको क्या समझ में आ गई कि हमें क्या है, आपका शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग करना है। तो नारंगी रंग करना है तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि हम कितने भाग पर नारंगी रंग कर रहे हैं। तो देखो आप लॉजिक लगाओ, तो हम शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, पाई आर एल होता है शंकु का क्षेत्रफल। तो हमारे पास एल तो है नहीं, तो हम क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल निकालेंगे, जो क्या होती है, एल बराबर होती है √r² प्लस h²। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आर कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपका एच हाइट, वो सॉरी त्रिज्या कितनी दी है, R1, इसको दर्शा दो आप किससे, R1 से, इसको दर्शा दो R2 से। हमें क्या है, R1 और H1 का स्क्वायर हो गया। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई आपका, R1 कितना हो गई आपका 2.5 का स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो देखो आपको पता है क्या, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 25 का स्क्वायर हो गया 625, यानी 6.25। तो हमारे L इजिकल टू हो जाएगी, L इजिकल टू हो जाएगी अंडर रूट में कितना, 36 और 6 हो गया 42 कितना आपका 65, ठीक है। तो जो किसका होता है आपका, वो होता है किसका, 65 का। 42 65 किसका होता है आपका, 65 का होता है। तो देखो 6.5 क्या है आपका, वर्गमूल खुल के आ जाएगा। तो यानी कि इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, 6.5 सेंटीमीटर है। अब हम क्या लिखते हैं, आपका शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, जिस पर नारंगी रंग करना है, जिस पर नारंगी रंग करना है, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल जिस पर हमें नारंगी रंग करना है, वो ए बराबर क्या होगा आपका, पहले होगा क्या, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखो ये शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखो शंकु, जैसे मैं आपको बताऊं, आप इसे मानो बेलन, इसे मानो शंकु। तो जब हम शंकु को इस तरीके से रखा हुआ है, वो शंकु बेलन के ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है,
तो देखो शंकु का बृहस्पति क्षेत्रफल यानी कि ये वाला भाग की बात हो गई, ठीक है, इसे आप शंकु मानो। और फिर क्या आएगा, शंकु का बृहस्पति क्षेत्रफल है, तो देखो शंकु क्या है, बेलन से बड़ा है, तो वो इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये तो घुस जा रहा है, लेकिन शंकु क्या है, इसमें बेलन में अटक गया होगा, तो उसके नीचे क्या वृत्ताकार भाग क्या है, इससे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, शंकु का बृहस्पति क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे आपका शंकु के वृत्ताकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, बेलन के वृत्ताकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है, मैं लिख देता हूँ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं। हमें क्या है, इस शंकु के ऊपर ऑरेंज कलर करना है, तो हमें क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, शंकु का बृहस्पति क्षेत्रफल यानी शंकु के ऊपर का, ठीक है। फिर आए क्या, शंकु क्या है, बड़ा है बेलन से, तो शंकु के नीचे की जो जगह है, इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो देखो जब हम बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो माना ये शंकु है, तो इसका क्या है, पूरे का क्षेत्रफल आ जा रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, आपका बेलन है, तो ये बेलन का जो वृत्ताकार भाग है ये क्या नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आप इमेज करो, ये बेलन मानो, तो हमें क्या सिर्फ इतने इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या लिखा, शंकु के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्ताकार भाग का आ गया। उसमें से हम क्या है, जो आपका ये बेलन है, बेलन का जो ये वृत्ताकार भाग है, इसको क्या है, हम घटा देंगे, तभी तो क्या है, शंकु के नीचे नीचे का क्या है, वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल आ पाएगा, है ना। तो इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी। तो देखो बहुत आसान है, ये समझना है बस आपको ध्यान से, ठीक है। तो जैसे ये मानो आप, हमने क्या है, ये वाला ये जो देखो शंकु इस तरीके से क्या है, बेलन के ऊपर रखा हुआ है, तो हम इस वाले क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें क्या, सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लगा, शंकु के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो शंकु का वृत्ताकार भाग क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सब वाले, ये हमने क्या निकाला, शंकु का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी कि ये सब में से हम क्या कर रहे हैं, बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी कि ये जो वृत्ताकार भाग है, ये वाला आपका ये वाला जो वृत्ताकार भाग है, इसको हम घटा देंगे, तो हमें क्या, ये वाला शंकु का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी। तो आई होप आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत टाइम देके बहुत अच्छे से क्या क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं शंकु का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर एल, और प्लस शंकु के वृत्ताकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब आर का बहुत खेल है, शंकु की बात चल रही है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तो एल ही हो गई, आर क्या शंकु का, R1 हो गया, ठीक है। और आपका अब शंकु के वृत्ताकार भाग की बात चले, तब भी क्या हो गया, R1 हो गया। और इधर चल रही आपका बेलन के वृत्ताकार भाग की बात, तो ये बेलन का वृत्ताकार भाग है, तो ये क्या हो गई आपकी, R2 हो गई, देखो ये वाली R2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या, इनकी वैल्यू को फुल फिल कर दें, या पहले वो पाई कॉमन ले लेते हैं, चलो पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका कितना, आपका R1 L और प्लस बचा क्या, R1 स्क्वायर और माइनस R2 स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। हमने पूरे में से क्या पाई को कॉमन ले लिया है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका कितना, पाई का 10 की जगह 3.14, ब्रैकेट हो जाएगा क्या आपका, R1 कितना दिया, 2.5 गुणा आपका L कितना है, 6.5, ठीक है, और प्लस R1 का स्क्वायर, R1 यानी कि आपका 2.5 का स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। और माइनस आपका R2 स्क्वायर, R2 की जगह क्या है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.2 को लिख सकते हैं हम क्या, आपका 1.5 सेंटीमीटर, नहीं 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो देखो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी खोल सकता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसका क्या है, हमें वर्गमूल मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या है, 25 की 65 में गुणा कर लेते हैं। तो देखो जगह का बड़ा हिसाब देखना पड़ेगा, 25 की हम 65 में गुणा कर लें, तो 5 25 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 25 पंजे 125 और 25 छिंगा 150 होता है वैसे तो, हाथों कर ले रहे हैं, 5 2 6 और ये 1, और दशमलव कितने स्थान है, 2 स्थान है, तो 2 स्थान। तो हमारा ए बराबर आ गया, सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिख लूँ जरा, ए बराबर आ गया 3.14, तो बाहर से है 3.14, ब्रैकेट में हो गया आपका 16 दशमलव आपका 25 और प्लस
ये एक काम करते हैं, इसको हम इसी से कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या अच्छे से हो जाएगा। इधर क्या करते हैं हम, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका क्या, ए प्लस बी, और आपका क्या होता है ए माइनस बी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो ए प्लस बी में क्या हो जाएगा आपका 2.5 प्लस आपका 1.5, ठीक है, और आपका 2.5 माइनस 1.5। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम इसके आगे के पार्ट को ही सॉल्व कर ले रहे हैं, चलो ठीक है। तो 3.14 ब्रैकेट में हो गया आपका 16.25, ठीक है, और आपका ये 2.15 में से 1.15 चला गया, बचा कितना 1 प्लस 2 ढाई में हमने 1.5 जोड़ लिया, कितना हो गया 4, और आपका गुणा 2.15 में से 1.15 चला गया, आपका बचा कितना 1, तो हमारा कुल मिला के हो गया 20.25। तो ए बराबर हो गया आपका कितना, आपका 3.14 गुणा 20 दशमलव आपका कितना, आपका 14 ना 25 सॉरी, देखो 3.14 ऐसी रहा, जब 4 की 4 हम 4 में गुणा हो गया, 4 और 16 हो गया 20, 20.25 कितना आ गया 20.25। अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं कहीं पे जगह देख के, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इस वाले भाग की, देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, तो हम क्या है इस वाले पार्ट को क्या रफ कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, तब हम क्या इनकी गुणा करते हैं, 20.25 है ना, हाँ 25 और 3.14, हम इसकी गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20 का 0, 80 लगा 2, 4 दूनी 8 का 10 का 0, 4 पंजे 20 का 0, 80 लगा 2, 4 दूनी 8, 8 हो तो 10 का 0, 80 लगा 1, 1 का 1 और 4 दूनी 8। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, 5 2 0 2, ठीक है। और ये हो गया आपका 3 पंजे 15 का 5, 80 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 की 7, 3 की 0 से 0, 3 दूनी 6, इतनी बात क्लियर। 0 5 आपका 8 हो गया, ये 7 7 14 और 1 15 का 5, 80 लगा 1 3, और ये, और हमारा दशमलव कितने 4 स्थान है, तो 2 2 4, तो हमारा इसका फाइनल आंसर आया कितना 63 आपका 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, नारंगी वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया है। इस पर हमें क्या उस शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल आ गया है जिसमें हमें नारंगी रंग करना था। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट तो देखो कंप्लीट होता है। आप इतने पार्ट को क्या है कवर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्या है बेलनाकार भाग पर क्या है जिक्र करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया। अब हम करते हैं क्या इसके सेकंड पार्ट को। अब हमें क्या करना है, अब हम करते हैं क्या प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर की जाने वाला, अब हम क्या करते हैं बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल जिस पर क्या करना है हमें, जिस पर हमें क्या करना है आपका पीला रंग करना है। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। अब हमें क्या है इस वाले भाग का क्षेत्रफल का याद करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन के निचले भाग का बेलन के निचले वृत्ताकार भाग का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम क्या है बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम नीचे वाला भाग भी ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं और ऊपर वाला भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखो ऊपर वाला भाग तो क्या है शंकु में ढक चुका है, गायब हो गया है ना। तो देखो उस भाग जैसे ये बेलन है इसके ऊपर वाले भाग पर ऐसे शंकु रख गया है तो ऊपर वाला भाग तो गायब हो गया। हम क्या इस बॉडी का निकाल रहे हैं, उस बॉडी के नीचे तो ये वाला पार्ट भी है इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 2 पाई आर एच प्लस बेलनाकार भाग का पाई आर स्क्वायर। तो H1 R1 हो जाएगा क्योंकि बेलन के लिए ही बात चल रही है। तो हम क्या करते हैं पाई को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से पाई कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या 2R1 H1 2R1 H1 2 पाई आर एच होता है और प्लस के बचा R1 स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं ए बराबर हम कर लेते हैं क्या
पाई की जगह 3.14, ठीक है। ब्रैकेट में 2 इंटू R1 की जगह क्या आ गया आपका, R1 नहीं, शंकुआकार है, R किसकी है, शंकु की पहली है, तो R2 H2 R2 आएगा, ठीक है। तो H2 क्या है आपका, बेलन की त्रिज्या है आपका 1.5, 1.5 गुणा ऊंचाई कितनी है बेलन की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 20 प्लस R1 यानी कि 1.5, 1.5 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, 3.14 ब्रैकेट में आपका 3 और ये हो गया आपका 60, देखो 20 दूनी 40, या फिर एक काम कर लो 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 60 हो गया, इतनी बात खत्म। 15 का स्क्वायर होता है क्या, प्लस आपका 15 का होता है 225, 225 होता है तो क्या हो जाएगा 2.25। हमारा ए बराबर आ जाएगा फाइनली कितना, 3.14 और गुणा कितना आ जाएगा 60 हो तो 62.25। इतनी बात आपको क्या है क्लियर हो जाए नहीं चाहिए। अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं, 62.14 पूरा 3.14 की, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 की 5, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, ठीक है। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8 का 8, 6 चौको 24। इतनी बात क्लियर हो गई। 1 की 4 एकम 4, 1 2 6, ये कट गया। 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3, 3 और 1 की 4, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या इसको जोड़ लेते हैं, 6 की 6, 5 4 9, 8 2 10, 10 और 11 हासिल लगा 1, 4 4 8 10, 10 और 11 हासिल लगा 1, 6 6 12, 14 14 15, 5 और 9, और आपको कितना दशमलव कितने स्थान है, 4, 2 और ये 2 4, तो हमारा कितना आया है इसका क्षेत्रफल आया 195.1196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या आपका इस एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो देखो मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। आप इस पर लाख करोड़ स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्या है मैक्सिमम 90% क्या है बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 4 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 4 हमसे क्या कह रहा है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। देखिए आकृति 12.9 में। तो देखो ये आकृति हमें दी है। बेलन की ऊंचाई 1.5 मीटर है और इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं आपको बताऊं, मयंक नाम का एक लड़का है जो क्या है बगीचे में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए क्या है स्नानागार होता है, पक्षियों को स्नान कराने के लिए। स्नान कराने के लिए क्या एक बर्तन रखता है जो क्या है किस रूप का है, एक खोखले बेलन के रूप का है, जिसके अंदर क्या है कुछ भी भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल खोखला है, सिर्फ बॉडी और ऊपर नीचे से दोनों तरफ से खोखला है। जिसके क्या कह रहा है आपसे जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। उसने क्या करा, खोखले बेलन में क्या करा, एक अर्धगोलाकार बर्तन रख दिया है, ठीक है। मेरे पास कोई चीज भी नहीं जिससे मैं आपको समझाऊं। तो देखो हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो बहुत इजी है। इसका क्या कहते हैं, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या कहते हैं उसके अंदर ही क्या रखा हुआ है उन्होंने, अर्धगोला रखा हुआ है, तो प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा, इस स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आप कहेंगे संपूर्ण में तो ये नीचे वाला भी आना चाहिए, तो नीचे वाला देखो खोखला है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम संपूर्ण में क्या लेंगे, ये वाला हो जाएगा और ऊपर से हमने क्या रख दिया, अर्धगोला रख दिया, तो प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हमसे हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम। त्रिज्या, तो देखो त्रिज्या क्या दोनों की सेम दी है, आर बराबर कितनी दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू कितनी दी आपको 1.45 मीटर। तो देखो हमें मीटर से क्या है सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.45 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है आपका, इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लॉजिक लगाना, हाँ रटना नहीं है इसमें कुछ भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। तो देखो जब बेलन है, जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, जैसे इसे आप बेलन मान लो, ठीक है।
और ये क्या है, ऊपर और नीचे से खोखला है, ठीक है। तो इसका हमें इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, जैसे ये बेलन मानो आप, ये क्या ऊपर और नीचे से खोखला है, हमने इसके ऊपर एक क्या है इस तरीके से अर्ध, आपका क्या कहते हैं, अर्धगोला रख दिया। तो ठीक है, ऊपर से भी खोखला है, नीचे से भी खोखला है, इसमें अर्धगोला इस तरीके से अटक गया। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके नीचे क्या लगा है, बेलन रखा हुआ है, लगा है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, पक्षी स्नानागार का, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर आपका क्या होगा, वो होगा क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। हमारा ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका क्या, 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका कितना, वो होता है 2πr²। ठीक है, अब हमसे जो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले ले रहे हैं बाहर को, अर्धगोले का हो गया और बेलन का हो गया, तो 2π कॉमन आ गया, r भी कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या, h प्लस r, इतना तो बचा है ना। ए बराबर आपको देखो पाई की वैल्यू दी नहीं, तो 22/7 गुणा 2 हो गया, गुणा आर कितना दिया है आपको, रेडियस कितनी दी है, 30 दी है, 30 हो गई, और ब्रैकेट में h 145 और प्लस आर दिए 30, इतनी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये बराबर हो जाएगा आपको कितना, 44 गुणा 30, इस 2 की 22 में गुणा हो गई बट्टा 7, और गुणा 145 में 175 हो गया, 175। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन सब की गुणा कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ कटता है, कुछ भी नहीं कट रहा है, हम 175 और 44 की कर लेते हैं, 175 और 44 की गुणा करते हैं, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 का हासिल लगा 3, 4 ही कम 4, 4 और 3 7। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 175 तो नहीं, हाँ 350 होता, 0 0 और ये 7, तो 0 0 7 और ये 7, 7700 की जब हम किससे करते हैं, अब हम 30 से गुणा कर देते हैं, हम कर देते हैं, इसलिए जा रहा है क्या, हाँ ये 7 कट भी तो रहा है, चलो अब हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, सीधे सीधा आ गया कितना, जब 44 की और हमने किससे करी, 175 की गुणा करी, हमारा 7 7 0 0 गुणा आपका 30 और बट्टा 7, तो इसको हम काट देते हैं अब 7 से, 7 ही कम 7, 7 ही कम का 7, 1100 हो गया, 1100 गुणा 30 कर लो, अब हम 30 कर लेते हैं, तो 0 0 0 0 गुणा 3 की 0 से 0 0 3 3, हमारा आ गया सीधे सीधे 3 0 0 0 और ये 3। तो ठीक है, ये ए बराबर हमारा कितना आया है आपका 3300। ठीक है, और आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया है। ठीक है, तो ये बराबर हमारा कितना आ गया 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर में चेंज करना चाहें तो ये बराबर आपका कितना आ जाएगा 3300, 1 2 3 और डिवाइड बाय हो जाएगा कितना आपका देखो सेंटीमीटर से जब हम मीटर में जा रहे हैं तो एक बात आप समझो, सेंटीमीटर से मीटर में जब हम जाते हैं तो कितने से 100 से भाग करते हैं। ठीक है, हम सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो हम 100 की घात 2 से भाग करेंगे, यानी कि 100 की घात 2 के स्क्वायर से भाग करेंगे इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा 3300 और वो 33,000 और आपका कितना 1 2 3 4, तो 3 0 से 3 0 कट गया, हमारा सीधे फाइनल आंसर आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर आ गया है। तो इस तरीके से कि आपका एग्जाम्पल आपका 4th भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 5 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 5 हमसे क्या कह रहा है, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, उद्योग यानी कि फैक्ट्री चलाती है। ठीक है, यह शेड एक घनाभ के आकार का है, यानी कि शेड का मतलब क्या है फैक्ट्री, यानी कि शांता नाम की गर्ल्स है जो कि एक फैक्ट्री चलाती है। ठीक है, यह शेड एक घनाभ के आकार का है, यानी कि जो फैक्ट्री है ये क्या है घनाभ के आकार की है, जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित क्या है आपका आरोपित है, यानी कि रखा हुआ है। देखिए आकृति में, ये आकृति हमें क्या ऑलरेडी दी हुई है,
यदि सेट के आधार की विमाएं 7 मीटर गुणा 15 मीटर है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितनी दी आपको 7 और 15, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी लंबाई कितनी है 7 है और आपका इसकी चौड़ाई कितनी 15 मीटर है, तथा घनाभागार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि मान ले, ठीक है, तो हमें क्या है, पहले हम यहाँ तक करते हैं, हमें क्या है यहाँ इसका क्या आयतन ज्ञात करना है। तो देखो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। शांता नाम की गर्ल है, मतलब गर्ल्स है, जो क्या है एक फैक्ट्री की मालिक है, ठीक है, जो उद्योग चलाती है। तो फैक्ट्री किस रूप की है, क्या है आपका घनाभ के रूप की है, जिसमें घनाभ की लंबाई क्या है आपका 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे कहा ना यदि शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर और 15 मीटर हो और घनाभागार भाग की ऊंचाई आपका 8 मीटर हो, तो हमें क्या है इस शेड में समावेशित हो सकने वाली, यानी कि इस फैक्ट्री में कितनी हवा आ सकती है, इसका क्या आयतन ज्ञात करना है। तो देखो इसको समझाने के लिए मैं क्या अपनी जनरल लाइफ में, देखो ये है बात चल रही है इसकी, हमसे क्या कह रहा है, एक घनाभ है, घनाभ के ऊपर क्या है एक अर्धबेलन अध्यारोपित है। तो देखो ये घनाभ है, इसकी ये क्या है लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। इस पर क्या है एक अर्धबेलन क्या अध्यारोपित है, क्या कहा हमसे, एक अर्धबेलन अध्यारोपित है। तो देखो ये क्या अर्धबेलन अध्यारोपित है, तो मुझे इस फैक्ट्री का क्या आयतन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस घनाभ का आयतन प्लस इस अर्धबेलन का आयतन है ना, तो क्या है हमारा इस फैक्ट्री का आयतन आ जाएगा, क्योंकि हमारी फैक्ट्री क्या है आपका घनाभाकार और अर्धबेलनाकार है। तो हम क्या है इसका आयतन निकालने के लिए इस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और प्लस क्या अर्धबेलन के आयतन को जोड़ देंगे, तो हमारा इस फैक्ट्री का कुल आयतन आ जाएगा। तो देखो जो जो हमें दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं एल बराबर कितनी दी आपको, दी 7 मीटर, यानी लंबाई दी 7 मीटर, कॉमा बी यानी कि चौड़ाई दी आपको कितना 15 मीटर, ठीक है, और आपका कॉमा आपका ऊंचाई यानी कि हाइट दी आपको कितना आपका 8 मीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब देखो इस घनाभ के ऊपर क्या आपका अर्धबेलन रखा है, हम क्या लिखेंगे, अर्धबेलन, अर्धबेलन का व्यास, अर्धबेलन का व्यास। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये घनाभ है, ये क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका घनाभ की क्या है लंबाई है। तो जो घनाभ की लंबाई है ये यहाँ से लेके यहाँ तक घनाभ की लंबाई है, इसी के ऊपर क्या है ये अर्धबेलन रखा हुआ है। तो ये जो घनाभ की लंबाई है वही क्या है बेलन का व्यास है। तो अर्धबेलन का व्यास डी बराबर आपको कितना दिया है, आपका डी बराबर आपको कितना दिया है, डायमीटर डी बराबर दिया आपको कितना 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी अर्धबेलन की, हो जाएगी 7/2, या कह सकते हैं हम क्या 3.5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है क्या, हमें अर्धबेलन की क्या ऊंचाई भी पता होनी चाहिए कि अर्धबेलन कितना ऊंचा है। तो देखो जो आपका घनाभ की चौड़ाई है, ये जैसे घनाभ है ये, तो ये घनाभ की चौड़ाई है, यही क्या अर्धबेलन की आपका क्या ऊंचाई है, ठीक है। तो देखो यही क्या अर्धबेलन की ऊंचाई है, तो हमारे अर्धबेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अर्धबेलन की हाइट की ऊंचाई, इसको मैं कैपिटल एच से दर्शा देता हूँ क्योंकि हमने एच पहले ही ले लिया है। एच बराबर हो जाएगी आपका कितना 15 मीटर। इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हमें क्या है इसका आयतन निकालना है, किसका, हमें क्या है किसका इसका फैक्ट्री का, शेड का आयतन, शेड यानी फैक्ट्री, ब्रैकेट में लिख लो फैक्ट्री का आयतन। V बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और प्लस क्या आपका अर्धबेलन का आयतन, अर्धबेलन यानी आधे 1/2 बेलन का आयतन, 1/2 का मतलब है अर्ध, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, आपका घनाभ का आयतन होता है L इंटू वी इंटू एच और प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या लेंगे हम कैपिटल एच, ठीक है। ये होगा कि आपका फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम क्या सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमें। एल क्या है आपका 7 × 15 × 8, 7 × 15 × 8 प्लस 1/2 पाई की जगह 22/7 गुणा आपका 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा कितना, क्या है आपका 15 इंटू 15। हम इस वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 7 7 49 इतना 7 7 49 7 8 56 56 7 8 56 गुणा 15 और प्लस इस 2 से ये क्या कर दिया 11 हो गया, 11/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 15, ठीक है। अब जो कटेगा हम उसे काट देंगे।
इस 7 से ये 7 भी कट गया हमारा, और कुछ कट रहा है और कुछ कट भी नहीं रहा है। तो हम इस वाले पार्ट को आगे सोल्व कर लेते हैं। पहले गुणा कर लेते हैं आपका 56 × 15 में। 5 का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 25 25 25 3 28, 6 और ये 5 0, और आपका 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1, और ये 840 हो गया। 840 प्लस, ठीक है, 11 सत्ते कितना हो गया आपका, वो सॉरी क्या लिखेंगे हम, 840 प्लस आपका 11 सत्ते कितना हो गया, 77। 77 × 15, और बट्टे में कितना हो गया आपका, 2 दूनी 4, 4 हो गया। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को क्या गुणा कर लेते हैं, 70 इंटू क्या 15, तो 15 इंटू 77, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 का 7 और 3 10, ठीक है, 7 का 7 और 3 10, तो 5 0 1 5, और ये 5 1 1, और डिवाइड कर देंगे 1 1 5, 5 को हम किससे 4 से, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, ठीक है, 3 बच गया। ये 5 यहाँ उतर जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 9, आपका कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, बचा आपका कितना 3, फिर 5 उतर गया, तो 4 अट्ठे 32, बचा आपका कितना 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, बचा आपका कितना 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 4 पंजे 20, हमारा कितना आ गया, सीधे सीधे कुल मिला के आ गया 840 प्लस आपका कितना, आपका 288.75, ये क्या है आ गया है। अब हम इसको क्या है जोड़ देंगे फाइनली, तो हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 840.00 और 288.00 ना 75, तो ये 75 तो ऐसे आ गया 7 5, ये 0 8 का 8, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 10, और 1 11, तो हमारा इसका आयतन आया है कुल मिला के कितना 11 28 दशमलव आपका 75 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है इस फैक्ट्री का आयतन आया है। तो देखो इस तरीके से आपको क्या है, ये पहला पार्ट तो हमने क्या कंप्लीट कर दिया है। तो हमसे क्या कहा था, तो शेड यानी फैक्ट्री में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इस फैक्ट्री में कितनी हवा आ सकती है, वो आ सकती है कितनी, इतनी, ये तो हमने ज्ञात कर दिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। फिर क्या कह रहा है, पुनः यदि यहाँ मान ले कि ये शेड में रखी मशीनरी, पहले ये क्या थी आपका शेड मीन फैक्ट्री, यानी कि पहले फैक्ट्री खाली थी। हमने क्या है क्या ज्ञात करा कि इस फैक्ट्री में जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये है, जिसके ऊपर एक अर्धबेलन लगा है, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, हमने ये ज्ञात कर दिया। अब हमने क्या ये क्या कह रहा है कि हमने क्या करा, इस फैक्ट्री में आपका 300 मीटर स्क्वायर वाली एक मशीनरी रख दी जो इतना स्थान घेरती है, और आपका इस सेट के अंदर 20 श्रमिक को रख दिया, तो जो क्या है जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत के स्थान पर स्थान घेरती है, तो इस साइड में कितनी हवा होगी। तो यानी कि मैं आपको बताऊं, पहले हमारी जो ये फैक्ट्री थी खाली थी, तो हमने क्या बताया कि पहले इस खाली फैक्ट्री में इतनी हवा आ सकती है। अब ये क्या कह रहा है, हमने एक मशीन रख दी जिसका आयतन कितना 300 मीटर क्यूब, और आपका 20 श्रमिक रख दी जिसका आयतन कितना 0.08 मीटर क्यूब, तो हमसे कह रहा है अब कितनी हवा बचेगी। तो हम क्या लिखेंगे, शेड में शेष हवा, शेड में शेष हवा, पहले क्या क्या लिखेंगे हम, कुल हवा से कुल हवा का आयतन शेड में, कुल हवा का आयतन। तो देखो पहले कुल कितनी हवा थी, ठीक है, शेड में कुल हवा का आयतन क्या है, ये आ गया, माइनस किस पे कर देंगे हम, मशीन का आयतन, मशीन का आयतन, और आपका क्या कर देंगे माइनस 20 श्रमिकों का आयतन, माइनस 20 श्रमिकों का आयतन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो शेड में हवा का आयतन बराबर क्या होगा आपका, कुल हवा का आयतन कितना है आपका 1128.5 वो 75 इतना आया, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे माइनस, मशीन का आयतन कितना दिया था 300 मीटर क्यूब दिया था, ठीक है। और 20 श्रमिकों का आयतन कितना है, तो एक श्रमिक का कितना 0.08, तो 20 श्रमिकों का क्या होगा, हम 20 से गुणा कर देंगे। इतनी बार आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या है 20 की 0.08 में गुणा कर लेते हैं, कहाँ करें, इसके बीच में कर लेते हैं, चलो 20 गुणा 0.08, ठीक है, तो 0 0 0, इतनी बात आपको क्लियर है। अब 2 की 8 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1 2 6 0, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा आपका क्या 0 0 6 1 0, ठीक है। और आपका दशमलव दो स्थान, तो कितना आ जाएगा आपका
ये आ जाएगा फाइनली आपका कितना, आपका 1128.75 माइनस हो जाएगा आपका कितना 301 आपका 60, इसलिए आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। जब हम इसकी गुणा कर रहे हैं तो आ रहा कितना हमारा 1.60। ठीक है, अब हम क्या इसमें से इसको घटा देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमारे पास जगह भी नहीं है, देखो अब हम क्या करते हैं, कहाँ घटाएं कहाँ घटाएं। तो देखो इस क्वेश्चन का क्या है, स्टार्टिंग वाले पार्ट का कोई काम नहीं है। अब इस पार्ट को ही हम मिटा देते हैं। 11,11,2,8.75 माइनस 301.60। ठीक है, इसको घटा देते हैं। तो देखो 5 में से जी ये 5 हो गया, इधर हो गया आपका कितना 1 आपका कितना 8 7 हो गया, और इधर 2 हो गया, 11 में से 3 गया, आपका बचा कितना 8, तो 8 तो 27 सही करा है ना हमने। हाँ, 8 में से 1 गया 7 बचा, और आपका क्या कहते हैं 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 11 में से 3 गया 8। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आता है, वो आता है कितना 827.15 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जब हमने आपका फैक्ट्री में क्या करा, आपका 300 मीटर क्यूब वाली एक मशीन रख दी और 20 श्रमिकों का रख दिया जिनका आयतन 0.0 मीटर क्यूब था, तो हमारा उसके बाद क्या है, इतनी हवा बची हुई है। ठीक है, तो शेड यानी कि फैक्ट्री में शेष हवा का आयतन इतना है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 5 भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 6 की ओर। ये क्या हमारा एग्जाम्पल 6 है। हमारा एग्जाम्पल 6 हमसे क्या कह रहा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। यानी कि इस तरीके का गिलास है जिसमें क्या एक जूस बेचने वाला जूस देता है। तो गिलास का आकार कैसा है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो जो गिलास है इसका व्यास कितना 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले स्तर में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। तो गिलास के निचले स्तर में क्या एक उभरा हुआ अर्धगोला है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है, यानी कि कैपेसिटी कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिएगा। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बताऊं इस क्वेश्चन को। एक जूस बेचने वाला क्या जूस जूस बेचता है, वो भी क्या इस गिलास में। ठीक है, तो गिलास आपको पता है बेलन के रूप का होता है। तो आपसे क्या कह रहा है, जो जूस बेचने वाला ये गिलास वो जूस बेचता है इस गिलास में। इस गिलास में क्या है, उन्होंने नीचे से क्या है एक अर्धगोला लगा रखा है, यानी कि नीचे से क्या उभरा हुआ एक भाग है जो क्या अर्धगोले के रूप का है। जिससे क्या है, गिलास में जूस तो बहुत दिखता है कि बहुत भरा हुआ जूस है, लेकिन नीचे से क्या अर्धगोला लगा हुआ, लेकिन जूस क्या बहुत कम मात्रा में ही आ पाता है। जूस क्या इसी मात्रा में आ पाता है, सिर्फ इस मात्रा पे, है ना। ये क्या उभरा हुआ भाग है, तो यहाँ पर क्या जूस आ ही नहीं पाता है। तो हमसे क्या कह रहा है, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी धारिता का मतलब क्या है, हमें देखने में क्या लग रहा है यहाँ से कि गिलास क्या है पूरा भरा हुआ है, लेकिन हम आभास कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है गिलास में जूस है। इससे बोलते हैं आभासी धारिता। हम क्या इमेज कर रहे हैं, इमेजिनेशन वाली धारिता। और आपका वास्तव में क्या है, इसकी धारिता सिर्फ इतनी है ना। तो हमें क्या आभासी और वास्तविक धारिता क्या है, दोनों ज्ञात करनी है। तो देखो बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। तो देखो आभासी धारिता क्या है, जब हम क्या देख रहे हैं कि ये गिलास को आभास कर रहे हैं, तो हमें गिलास क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का दिख रहा है कि इसमें क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक जूस आ रहा है। यानी कि हम बेलन की धारिता निकाल लेंगे तो हमारी क्या आभासी धारिता आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, व्यास डी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी आपको कितना 5/2, या फिर हम इसे कह सकते हैं हम क्या 2.5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर है। बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी आपका कितना 10 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, गिलास की आभासी धारिता निकालते हैं। तो गिलास की आभासी धारिता क्या होगी, गिलास की आभासी धारिता, यानी कि ये जो जूस वाला है बड़ा चतुर है। ठीक है, इनने क्या करा है, गिलास में अंदर ही चुपचाप से एक वो लगा दिया, क्या नीचे से एक अर्धगोला टाइप का, जिससे क्या देखने में तो लग रहा है कि गिलास बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें जूस बहुत कम आ रहा है। तो गिलास की वो क्या पहले क्या पूछा हमसे, तो गिलास की वास्तविक धारिता निकाल लें हम, या आभासी, चलो आभासी धारिता निकाल लेते हैं, आभासी धारिता। तो देखो आभासी धारिता क्या होगी आपका, वो होगी क्या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। धारिता यानी कि कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी यानी कि आयतन। ठीक है, तो देखो एक बात सोचो आप, आभासी का मतलब हम इमेज कर रहे हैं। तो देखो हमें क्या गिलास यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ दिख रहा है, तो आपको पता है क्या धारिता, बेलन का आयतन क्या होता है आपका
बेलन का आयतन होता है आपका क्या, पाई आर स्क्वायर और आपका कितना एच। हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू को ही पुट कर देते हैं, 3.14 गुणा आर की जगह कितना है आपका 5/2 ले लें, 2.5 गुणा 2.5 और आपका गुणा कितना हो जाएगा, एच कितना है आपका, हाइट है कितनी आपका 10। ये काम करते हैं हम 5/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, आर स्क्वायर की जगह 5/2 गुणा 5/2 और गुणा एच की जगह हम ले लेते, आपको कितना दिया है 10। तो देखो 2×5 = 10 हो गया, ठीक है। तो हमारा धारिता को हम क्या है कैपेसिटी को सी से दर्शा देते हैं। तो सी बराबर हो गया आपका कितना 3.14, ठीक है। और आपका 5×5 = 25, 25×5 = 125 गुणा 125 और डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा आपका 2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या इनका गुणा कर लेते हैं, 3.14 में जब हम 125 का गुणा करते हैं हम, 5 को 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 के 5 और 2 7, 5 के 15, 2 चक्को 8, 2 एकम 2, 2 3 और आपका 2 3 6। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये हो गया 4 1 और ये 3 0, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1 1 और आपका 5 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1 6 7 8 8 और ये 9 और ये 3। तो देखो हम जोड़ लें 0 7 7 14 15 का 5 हासिल लगा 1, ठीक है। तो आपका 24 12 हासिल लगा 1 8 और 9 सही है, 9 और सही है। तो आपका 2 स्थान बाद 2 स्थान बाद, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 का भाग दे देते हैं। हमने इसमें 2 का भाग दिया तो 2 18 दूनी 36 होता है ना, 19 दूनी 38 होता है। तो 19 से चला गया आपका कितना 38 बार ये, ठीक है। बचा कितना आपका 1 और आपका कितना 12, 2 छिंगा 2 छिंग आपका कितना हो गया 12 12 हो गया, इतना खत्म। अब ये दशमलव लगाया, दशमलव लग गया, दशमलव वाली चीज उतर गई और कितना हो गया 25। हमारी इसकी धारिता आ गई कितनी आपका, इसको सॉल्व करके आया हमारा 196.25, ठीक है। तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब क्या है इसकी धारिता है, वो भी कौन सी है, गिलास की आभासी धारिता, जिसको हम क्या आभास कर रहे हैं कि इस गिलास में इतनी कैपेसिटी में क्या है आपका क्या कहते हैं जूस आ जाएगा। लेकिन इसकी वास्तव में यानी रियल में एक्चुअल में क्या धारिता वो कितनी है, अब हम निकालते हैं। आभासी आभासी तो हो गई, अब हम क्या करते हैं वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता बराबर हमारी क्या होगी आपका बेलन का आयतन। तो देखो जो इसके आपका वास्तविक यानी वास्तव में जो धारिता होगी वो ये होगी, है ना, इतने पार्ट में, है ना। हम क्या करेंगे, इस बेलन के यहाँ से लेके यहाँ तक कुल धारिता में से अर्धगोले की धारिता को क्या घटा देंगे। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन माइनस आपका क्या अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। इसके बाद आपको क्लियर हो गई, ठीक है। हमारा आप जानते हैं क्या इसकी धारिता, वास्तविक धारिता क्या होगी आपकी, बेलन का आयतन कितना निकाला हमने 196 आपका 25 और माइनस अर्धगोले का आयतन होता 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। हमारा 196.25 और माइनस आपका 2/3 का 2/3 गुणा पाई की जगह का 3.14 और गुणा आर क्यूब यानी कि 5/2 या 5/2 ही कर, या 2.5 कर ले, या काम करते हैं सीधे हम करते हैं 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2, ठीक है। अब हम इस पार्ट को क्या सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो धारिता, इसकी धारिता बराबर क्या हो जाएगी आपकी वास्तविक धारिता, ठीक है। तो मैं आपका इसका क्या है सी आई लिख दो यानी इमेजिनेशन वाली धारिता और सी आर लिख देता हूँ रियल वाली धारिता। सी आर का मतलब होगा कैपेसिटी रियल वाली और कैपेसिटी ऑफ इमेजिनेशन वाली, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 196.25 माइनस आपका 5 25 25 25 पंजे 125 125 दूनी आपका कितना हो गया 250। तो आपका 250 गुणा 3.14। देखो कैसे करा, 5 25 25 25 दूनी 25 पंजे 125 125 दूनी कितना हो गया आपका 250 250 और 2 दूनी 4 4 4 दूनी 8 8 के 24 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। क्योंकि कुछ भी क्या किसी से भी कुछ कट नहीं रहा, नहीं एक चीज कट रही थी। देखो इस वाले 2 से हम ये वाला 2 काट सकते थे, ठीक है। तो हमारा क्या है कट रही थी ना, ठीक है। तो हमसे जो ये चीज कट रही थी, अब हम क्या करते हैं 5 25 25 25 पंजे 125 3.14 3.14 गुणा 125 और डिवाइड आ जाएगा आपका कितना 4 दूनी 8 वो सॉरी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 दूनी 4 आपका ये 2 से 2 कट गया 2 दूनी 4 4 3 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12,
इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या है इसकी गुणा करके इसमें भाग देते हैं। अब हम क्या है 125 की क्या है 3.14 में गुणा कर लेते हैं। 3.14 की 125 में गुणा करते हैं तो 5 को 20 का 0 80 लगा 2, 5 के 5 और तो 7, 5 या 15। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 8 4 4 दूनी 8, 2 की 2 एकम 2, 2 3 6। इतनी बात हो गई आपकी। ये 4 1 3 ये हो गया 0, 7 7 14 और 1 15 का 5 80 लगा 1 1 10 10 12 का 2 80 लगा 1 8 और ये 9 और ये आपका कितना 3। तो 0.2 2 स्थान बाद 392 दशमलव कितना आ गया 392 ठीक है। अब हम इसमें क्या है 12 का भाग कर देते हैं तो 12 3 36, 12 3 कितना हो गया आपका 36। ठीक है, बचा आपका कितना 3, ये हो गया 12 दूनी 24, कितना हो गया आपका 24, बचा आपका कितना 6 और ये तो 8 हो गया। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आपका इधर आ गया। अब हमारा पॉइंट इधर आ गया 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 12 सत्तर 84, 12 सत्तर 84 होता है। आपका 84 हो गया। ये बचा आपका कितना 1 और ये 0 इधर आ गया और आपका फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया। हमारा आ गया सीधे सीधे 32 दशमलव आपका कितना सी आर बराबर आ गया सीधे सीधे 196.25 माइनस 32.70। अब हम क्या है 196 में से हम 196 25 में से हम क्या है इसको घटा देंगे तो हमारा क्या सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 196 आपका 25 और भाग कर घटा देंगे हम 32 से 32.70 से। तो देखो आपका क्या कहते हैं 5 और इधर 12 में से 5 7 गया 5, इधर बचा 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया वो सॉरी 5 में से 2 गया 3 और 19 में से आपका कितना गया 3 गया तो 163। तो हमारा आ गया सीधे सीधे कुल मिला के आ गया आपका 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि रियल में धारिता इतनी है और एक्चुअल में देखने में हमें इतनी लगती है। तो देखो मैंने कैलकुलेशन पूरी इसलिए की है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो देखो अगर हम कैलकुलेशन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बोर्ड में इतनी जगह भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या एग्जाम्पल 6 भी क्या कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 7 की ओर, जो क्या है आपका इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। हमारा एग्जाम्पल 7 हमसे क्या कह रहा है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। तो देखो हम इतनी बात बना लेते हैं, एक ठोस खिलौना आपका क्या है एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर क्या है एक लंबवृत्तीय शंकु क्या है अध्यारोपित है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, हम देखो ये लंबवृत्तीय शंकु की क्या है आपका शंकु बना देते हैं। ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, और आधार का व्यास यानी कि आधार का व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। तो देखो हमें पहले तो क्या है खिलौने का आयतन निर्धारित करना है। तो देखो आपको पता है ये केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई आपकी त्रिज्या, वो कितनी हो गई आपका 2 सेंटीमीटर क्योंकि इसकी आपका इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो आपको पता है जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही क्या है उसकी ऊंचाई होती है क्योंकि आप जानते हैं क्या हमें केंद्र से यहाँ खींचे यहाँ खींचे यहाँ खींचे सभी ये क्या है इसकी त्रिज्या होती है। यानी कि अर्धगोले की जो आपका त्रिज्या होती है वही क्या उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो अब हमें जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है व्यास, व्यास क्यों लिख रहा हूँ मैं क्योंकि सभी का कॉमन है। तो वो कितना 2 आपका 4 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया आपको 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर आपकी कितनी हो जाएगी त्रिज्या आर इजिकल हो जाएगी आपको कितना 2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमसे ये कहा इनने कि आपका शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हमें क्या इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। तो खिलौना कैसा अर्धगोलाकार है और क्या शंकुआकार है। तो हम क्या इसका आयतन ज्ञात करेंगे, क्या अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा है ना। इतना पार्ट हम क्या ज्ञात करते हैं खिलौने का आयतन भी बराबर आपका क्या होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन।
इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो हमारा खिलौने का आयतन बी बराबर अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन आपको पता कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इतनी बात आप जानते हैं। अब हमारा देखो जो जो कॉमन आएगा वो हम कॉमन ले रहे हैं। हमारा क्या कॉमन आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर बच्चा क्या आर प्लस आपका कितना एच, ठीक है। नहीं, हमारा क्या आ रहा है 1/3 कॉमन ले लिया, अंदर बच्चा कितना 2r प्लस आपका कितना एच, ठीक है। तो 1/3 पाई है उसके कॉमन आ गया, तो ये एच बच्चा इधर बच्चा 2r। तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7 ही रख लेते हैं हम, ठीक है, गुणा r रेडियस कितनी दी आपको 2 गुणा 2, ठीक है, हो गई। और आपका 2 इंटू आर हो गया आपका 2 और प्लस एच कितना है, एच क्या है आपका शंकु की हाइट है तो 2 हो गई वो भी, ठीक है। इतनी बात हो गई आपको क्लियर। हमारा क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88/21। हमारा क्या हो गया 88/21, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 दूनी 8, ठीक है। और ये हो गया 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 और ये 2 हो गया आपका गुणा कितना 6, ठीक है। तो हमारा क्या है इसका ये सॉल्व करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 8 पंजे 40, 8 6 48 का 8 हासिल लगा 4, ठीक है। हम 6 की इसमें गुणा कर रहे हैं। 8 पंजे 40, 8 6 48, 48 और 4 आपका कितना हो गया 52 हो गया 528। 21 से डिवाइड कर लेते हैं। 21 दूनी कितना होगी 21 दूनी कितना हो गया आपका 44, 2 एकम 2 नहीं 21 दूनी हो गया आपका कितना 42 और आपका बचा कितना 10 बच गया, ठीक है। तो 10 में जाएगा नहीं, फिर 8 को उतार लेते हैं। अब हम इसको हम करते हैं कितना 5 बार, तो आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा कितना आपका 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया 21 एकम 21, बचा कितना आपका कितना 9 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, ठीक है। तो 21 अट्ठे कितने 21 चौको कितना हो गया आपका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, 84 हो गया। हमारा आया फाइनली कितना आपका 25.14 और वो भी क्या है आयतन निकाला है तो सेंटीमीटर में और क्यूब, ठीक है। तो देखो जब हमने 88 की 6 में गुणा की तो 528 आया, उसमें हमने जब 21 से भाग किया तो आपका 25 दशमलव आपका कितना आता है 14 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो इस तरीके से हमारा क्या पहला पार्ट तो देखो कंप्लीट हो गया है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और बेसिक सी बात थी। अब हमसे क्या कहा था इसने आगे के पार्ट में, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो, यानी कि इसका मतलब क्या कह रहा है, इस खिलौने में हमने क्या करा, हम क्या कर रहे हैं एक लंबवृत्तीय बेलन में इस खिलौने को क्या डाल देते हैं। तो देखो जैसे मैं आपको बताऊं, हमने क्या करा इस खिलौने में क्या करा एक लंबवृत्तीय बेलन को, इसे हम ये है लंबवृत्तीय बेलन आपका, ठीक है। इसी के सेम साइज का है, इसी के क्या है सेम साइज का है। हमने क्या करा एक लंबवृत्तीय बेलन, हमने क्या करा एक लंबवृत्तीय बेलन में क्या है इस खिलौने को डाल दिया, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है आपका डाल दिया जाता है। ये बेलन है देखो, ठीक है, ये बेलन है, देखो ये बेलन है, मैं देखो आपको बनाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बेलन है, इस बेलन में हमने क्या करा आपका हमसे क्या कहा इनने एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो, यानी कि इस खिलौने में के परिगत का मतलब होता है इस खिलौने में हमने क्या एक लंबवृत्तीय बेलन डाल दिया। तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या है पहले बेलन का आयतन निकाल ले रहे हैं, फिर इस खिलौने का आयतन हमने निकाल रखा, उन दोनों का अंतर ज्ञात कर देंगे, बहुत इजी है। हम क्या करते हैं बेलन का आयतन, तो देखो मैं एक बात आपको 1 मिनट रोक के बता दूं फिर से जरा। बेलन का आयतन हम निकाल लेंगे। आपका परिगत का मतलब होता है क्या इसके अंदर, यानी कि बेलन के अंदर क्या करा हमने आपका ये जो खिलौना था उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। परिगत का मतलब होता है बेलन के अंदर हमने क्या करा खिलौने को डाल दिया। तो इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तभी आपको क्या आगे का पार्ट समझ में आएगा। फिर हमें क्या बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे बेलन का आयतन निकाल लेंगे कि अभी हमारे बेलन का आयतन कितना है। तो बेलन का आयतन हम क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपका कितना पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब हम क्या सीधे सीधे मान भरते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पाई की वैल्यू हमें पता नहीं तो 22/7 रख ले रहे हैं, ठीक है, गुणा आर स्क्वायर यानी कि कितना आप क्या 2 गुणा 2 और आपका एच बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी। देखो देखो अब बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, शंकु की हाइट थी 2 और अर्धगोले की हाइट थी कितनी 2। तो देखो ये अर्धगोला और शंकु की कुल हाइट बराबर कितनी हो जाएगी बेलन की हाइट, तो वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, बेलन की
इसको h1 से दर्शा दो, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए सही सभी में। ठीक है, ठीक है। कि ऊंचाई इसको हम h2 से ले लेते हैं, वो हमारी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। ठीक है, जो कट्टा है काटते हैं, जो नहीं कट्टा उसे नहीं काटते हैं। तो देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। 16 की जब हम 22 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा आपका, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 3 हो गया आपका कितना 35। तो आपका कितना हो गया 352/7। अब हम इसमें क्या भाग कर लेते हैं, कुल मिला के हमारा जो हो गया आंसर आ जाएगा 352/7। 7 पंजे 7 पंजे आपका 7 पंजे 35। ठीक है, अच्छा 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना आपका 6 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। ठीक है, आपका 7 7 बढ़ाया 7 8 56, 7 8 56। हमारा कितना आया 50 दशमलव आया कितना 28। कितना आया आपका 50.28। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमसे क्या कहा था इन्होंने, अब हमसे क्या कह रहा था कि बेलन और खिलौनों के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले क्या कह रहा, बेलन और खिलौनों के आयतन। तो देखो खिलौने का आयतन तो ये आया हमारा, फिर हमने बेलन का आयतन निकाल लिया। अब हमसे क्या कह रहा है, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बेलन और खिलौनों के आयतनों का अंतर। वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्या, बड़े वाले में से आपको पता अंतर निकालते तो हम बड़े वाले उसमें से क्या छोटी चीज को घटाते हैं। तो 50.28 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 25.14। तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 25.14 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से क्या आपका ये आंसर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो देखो डियर, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर सांख्यिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट में।